सभी को नमस्कार। आज 12 मार्च है और आज 12 मार्च का बिहार करंट अफेयर्स मैं बताने जा रहा हूँ। इसके पहले 10 मार्च से मैं बिहार करंट अफेयर्स का सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और जिसका नाम है आपका बिहार डेली न्यूज़ एनालिसिस BDNA। और ये जो है ना इसका प्लेलिस्ट 10 और 11 मार्च का मैं बना दिया हूँ। इसी नाम से प्लेलिस्ट है बिहार डेली न्यूज़ एनालिसिस। आप वहाँ जाकर इसको सर्च करके 2 वीडियो देख लें। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप चाहे BPSC का एग्ज़ाम दें, बिहार SSC या कोई भी स्टेट के लेवल का बिहार का एग्ज़ाम दे, उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें मेंस का एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम में हो, तो उनमें ये काफ़ी जो है ना आपका हेल्पफुल करे। क्योंकि ये जो मैं बना रहा हूँ PT, मेंस, एसए और आपका इंटरव्यू, इन चारों के लिए जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये फिर लगातार चलता रहेगा, पर डे बेसिस पे आएगा। पर डे न्यूज़ एनालिसिस करता जाऊंगा ताकि आपको जो है ना करंट के लिए कोई अधिक टेंशन ना हो। तो आइए आज का पहले जो भी न्यूज़ है उसको बता देता हूँ। फिर मैं कल जो क्वेश्चन दिया था उसका मैं मोर आंसर डिस्कस करूँगा। बाकी आज मैं 2 क्वेश्चन दूंगा। इसमें आज एक निबंध का भी एक टॉपिक इसमें आज निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि मैं पहले ही बोला था कि पर डे के न्यूज़पेपर जब आप पढ़िएगा उसमें आपको PT, मेंस, एसए के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए खबर। तो आइए आज का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एक न्यूज़पेपर में बिहार में दिया हुआ है, ये आपका है कि जो नगर निकाय के जो मुख्य पार्षद जो होते हैं उसकी औसत संपत्ति 3.1 करोड़ रुपया है। दैट मीन्स कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जब लोकसभा या विधानसभा का जब चुनाव होता है, तो जिसमें MLA और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब चुनाव होता है, तो वहाँ भी आपका 2 टर्म चलता है, धन बल जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, और बाहुबल मतलब कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग। तो अब जो है ना ये जो विकृति है, इसको आप एक तरह खामियां ही कह सकते हैं हमारे लोकतंत्र का। अगर इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे अगर बड़ा जो एक खामी अगर देखिएगा, कमियां देखिएगा, उसमें एक धनबल और बाहुबल आता दिखाई पड़ता है। ये तो ठीक है, केंद्र सरकार सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे था, लेकिन अब ये जो स्थिति है आपको स्थानीय सरकार में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ठीक है, हम लोग अच्छा कर रहे हैं। लोकतंत्र को बेहतर करने के लिए हमने पंचायती राज सिस्टम लाया था, स्थानीय शासन की व्यवस्था लाया था, लेकिन उसमें कई सारी ऐसी विकृतियां अपने आप पैदा होते जा रही है। और उसी में एक आज का ये न्यूज़पेपर, ये ADR का जो है ना, एसोसिएशन फॉर डेमोग्राफिक जो रिसर्च क्या कहते हैं, इसमें रिफॉर्म है, ये ADR की रिपोर्ट जारी किया है नगर निगम को लेकर। कि उसका ये कहना है कि जो भी पार्षद चुने गए हैं, अभी जो नवंबर दिसंबर बिहार में जो चुनाव हुआ था, उनकी औसत संपत्ति 3.1 करोड़ है। समझे, करोड़पति ये लोग हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि औसत संपत्ति 3.1 करोड़ है। इनमें से 45% जो है ना, ये जो है ये उम्मीदवार जो है आपका क्या है, करोड़पति है। मतलब 45% जो है ना करोड़पति है। उसके बाद जो इसमें जब देखिएगा, कई सारे ऐसे 15% ऐसे मेयर हैं जिनके पास जो है 5 करोड़ से अधिक संपत्ति है। वहीं 14% ऐसे हैं जिनके पास 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ संपत्ति है। 40% ऐसे हैं जिनके पास 50 लाख से लेकर 2 करोड़ की संपत्ति है। तो कहने का मतलब ये अगर एवरेज निकाला गया है तो ये आपका 3.1 करोड़ आ गया। तो ये आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है डेटा लिस्ट। और यहाँ देखिए 19% पर क्या है, आपराधिक मामले दर्ज है। मतलब कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से लोग आते हैं। 2014 में से 19 जो है ना प्रतिशत जो है, 40 विजेता जो है ना कहीं उसका FIR दर्ज है। और ये इसमें भी कहीं हत्या है, कहीं अपराध है, इसे सब आरोप लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना एक विकृति इसको बोल सकते हैं, खामियां बोल सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए हो गया है। तीनों लेवल पे अभी आ गया है। तो जब कभी आप आंसर लिखें कि स्थानीय सरकार चाहे पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम में हो, इसमें क्या खामियां वर्तमान में निकल के सामने आ रही है, तो आप ये डेटा अगर यूज कर देंगे कि इतना संपत्ति इन लोग के पास हो रहा है और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग आ रहे हैं, तो समझिए आपका आंसर जो है ना बेहतर हो जाएगा। और कुछ आपको इसमें एक्स्ट्रा मैं बता दूं, इस बार जो बिहार में जो नगर निगम का चुनाव हुआ था, बिहार में टोटल 19 नगर निगम है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी लेटेस्ट का बोल रहा हूँ, बिहार में 19 जो है ना आपका नगर निगम है। और टोटल अगर देखिएगा नगर निकाय टोटल देखिए, टोटल मिला के 263 है। टोटल कितना है, 263 है। क्योंकि आपको पता है कि जो नगरों में जो पंचायत सिस्टम है वहाँ भी 3 लेयर है। तो 19 नगर निगम ये आप में लिए आप ध्यान रखिएगा बिहार में है। तो उसमें इस बार जो नगर निगम में जो है ना मेयर
और उसका उपमेयर का चुनाव इस बार डायरेक्ट हुआ था, प्रत्यक्ष हुआ था। पहले होता था नहीं, पहले जो वार्ड जो पार्षद होते थे वो मेयर का चुनाव करते थे, मेयर एंड उपमेयर का, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार मेयर का भी और उपमेयर का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए मतलब जो कि जनता ने किया है। ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा में इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो इसमें आप देखिए मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मैं यहाँ मेंस का क्वेश्चन आप लोगों को ले दिया हूँ कि इसमें आप इसको बता सकते हैं। यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया हूँ कि बिहार में स्थानीय सरकार मतलब पंचायती राज या नगर निगम लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, नो डाउट है, लेकिन समय के साथ इसमें कई विकृतियां भी बढ़ती जा रही है। चर्चा करें। ये सबसे बेस्ट मतलब सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मेरे ख्याल से है जो आज का पेपर में दिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग अब आप इसमें करना क्या, चूँकि मैं यहाँ स्थानीय सरकार में मतलब पंचायती राज भी शामिल किया और नगर निगम भी शामिल किया। अब आपको ये करना है कैसे ये जो है ना, ये जो जब से आया है 1993 के बाद से सिस्टम हमारे देश में या बिहार में, तो कैसे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान किया। देखिए डेमोक्रेसी को मजबूती प्रदान करने का मतलब ये है कि सबों की भागीदारी, और सबों की भागीदारी कैसे हो रहा है आपको पता है कि बिहार में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, SC ST को आरक्षण अलग से है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं और स्थानीय लेवल पर चुनाव का माहौल होता है, अपना मुखिया अपना सरपंच होता है, तो कहीं ना कहीं जो एक लोकतंत्र का जो मेन जो एलिमेंट है वो इससे मजबूत हुआ है। और साथ ही साथ जो है ना महिला एम्पावरमेंट हो गया, या गांव की सड़क है, बिजली है, पानी है, या शिकायत है, ये सब चीज़ जो है ना स्थानीय लोगों को काफ़ी बेहतर समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। क्योंकि पंचायत का बैठक होता है, ग्राम सभा बैठक होती है, इन सब में निर्णय लिए जाते हैं, कुछ नीतियां बनती है। तो डेमोक्रेसी जो ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाने में बहुत बड़ा मदद किया है। और इसलिए कहीं ना कहीं इंडियन डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग या पावरफुल हो तो रही है, लेकिन समय के साथ कई कमियां, जैसे कि आप वही लिखिए, आज का डेटा डालिए कि पहला तो कमी है धन बल और बाहुबल, मतलब कि मास पावर भी आ गया है और मनी पावर भी है। तो इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। उसके बाद इसमें लिखिए कि महिलाओं को लेकर लिखिए कि अभी भी आरक्षण भले ही दे दिया, लेकिन वही मुखिया पति का कॉन्सेप्ट अभी भी जारी है। इनके पास ऐसे कई सारे फंड के काम नहीं इनको मिलता है, इनका जो जितना भी बिल्डिंग है उतना भी सही ढंग से नहीं। तो इनका कुछ 5-6 कमियां दिखा दीजिए। उसमें एक कमी आपका यही मास पावर या मनी पावर मतलब धनबल और बाहुबल आपको इसमें पुट करना पड़ेगा। फिर इसमें आगे की राह आपको दिखाना पड़ेगा। अब देखिए वे टू फॉरवर्ड में हमेशा क्या लिखना है कि भाई अब यहाँ पे जनता को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे स्थानीय प्रतिनिधि अगर इस तरह बैकग्राउंड के होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए बेहतर काम कैसे करेगा, वो लोग नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे आगे की राह में जनता को शिक्षित होने के मतलब आप सुझाव दे सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो राज्य का जो चुनाव आयोग है वो उसको एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि ऐसे लोग जो है ना नहीं चुनाव लड़े या ना चुनाव जीते, या जो है प्रचार के माध्यम से टीवी पे या सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों के बारे में बताना पड़ेगा कि इस बैकग्राउंड के लोग हैं, तभी इस तरह की चीज़ें आगे नहीं होगा। तो आप ऐसे करके सुझाव में दे सकते हैं। नेक्स्ट अब इसमें खबर में पढ़ते हैं आपका ये बिहार के जो उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं, उन्होंने अभी एक बैठक या मीटिंग में कहा है कि सूबे के 4 जिलों में SEZ के लिए केंद्र को देंगे प्रस्ताव। ऐसे मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है एक ऐसा जोन या एरिया होता है जहाँ पे मेनली जो प्रोडक्शन का जो होता है मेनली पर्पस होता है उसको एक्सपोर्ट करना है। और वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मॉडर्न तरीके से जो है प्रोडक्शन का काम किया जाए, वहाँ ट्रांसपोर्ट का सुविधा होता है, बिजली की सुविधाएं होती है, वहाँ बैंक होते हैं, मतलब वहाँ जो भी उद्योगपति हैं अगर वो अपना कोई बिजनेस या कोई कंपनी या कुछ भी करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं, सरकार वहाँ हर एक तरह की फैसिलिटी देती है। और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बिहार बोलना गुजरात में जो 2005 में शुरू किया गया था, तो बिहार का भी मतलब सरकार का भी एक लक्ष्य है कि यहाँ भी जो है ना ऐसे इकोनॉमिक जोन 4 बनाए जाए। इसमें जो उद्योग मंत्री का ये स्टेटमेंट है कि अभी जो है ना 2 जिला इन्होंने नाम बोला है, बाकी 2 जिला और नाम तो इन्होंने नहीं बोला है। इसमें बोला कि भागलपुर और मधुबनी सहित 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। और भागलपुर की सिल्क
का पहचान है, सिल्क सिटी कहा जाता है, उसका प्रयास किया जाएगा। बाकी और इन्होंने एक दो बात और बोला है कि वहीं इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे और प्रदूषित पानी को दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए स्मार्ट सिटी प्रबंधन की बात की जाएगी। कार्यक्रम मतलब यही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो उद्योग मंत्री बिहार के हैं, इनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगाने पर कहीं ना कहीं जोर है। और अगर ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर मान लीजिए अगर मेरा जो बिहार है, अगर बिहार का अगर मैप आप देखिएगा कुछ इस तरह का जो है बिहार का जो मैप ऐसे देखिएगा, ये बीच में गंगा नदी बह रही है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस जगह भागलपुर है, ठीक ना, यहाँ भागलपुर है, यहाँ पे कहीं पे कोने पे मधुबनी है, ठीक ना, इधर एक सीमांचल का एरिया है यहाँ पे, और एक जो है ना इस इलाके में एक मिथिलांचल मधुबनी तो हो ही गया, और फिर एक इधर कोई साउथ में या इधर कहीं। अगर ऐसे अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर जहाँ बिहार में अगर अभी 4 है, अगर ऐसे 4-5 और खुल जाए, समझिए कि एक्सपोर्ट के लेके या जो सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा काफ़ी पिछड़ा हुआ, मतलब लगभग मुश्किल से जीडीपी मात्र बिहार का 20% जो अभी भागीदारी करता है, ये बढ़ के सीधे 30-35% हो सकता है। तो ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिहार में लगना ही चाहिए। तो यहाँ पे अब जब भी कभी आप कहें कि बिहार आर्थिक सामाजिक तौर पे इतना पिछड़ा हुआ राज्य क्यों है, इसके सुधारने के लिए आप क्या उपाय सुझाव देंगे, तो आप एक सेज का जिक्र जरूर करेंगे मेंस के पेपर में, मेंस के आंसर में सेज का जिक्र जरूर करेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना दिया हूँ, सेज क्या है, बिहार जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य के लिए सेज की क्या भूमिका बताए। आप सेज वही एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहाँ पे उत्पादन के वो सारे फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करती है। अब इसका भूमिका और इसका पॉजिटिव ही भूमिका मेनली होगा, क्योंकि अगर सेज अगर जो लगेगा एरिया अगर बनेगा तो वहाँ परिवहन का विकास होगा, वहाँ पे उद्योग लगेंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, बैंक खुलेगा, मतलब ओवरऑल जो है बिहार का एक विकसित बिहार का जो सपना हम लोग देखे हुए हैं वो पूरा ये सेज कर सकता है। हाँ, कुछ नेगेटिव इसका भी होगा, जैसे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, लेकिन हाँ उसके लिए भी सरकार को उपाय करना चाहिए। तो ये आंसर जो आप एक बार बीपीएससी पूछ चुका है सेज के बारे में, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिया हूँ। देखिए खबर ये छोटा भले ही हो, देखिए इनके लिए जो एक स्टेटमेंट इन मंत्री के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं ही पूछ दे, तो ऐसे चीज़ों पर हमको फोकस रखना पड़ेगा। अगर आप निबंध भी कहीं लिखें कि हाँ भाई बिहार में औद्योगिक की क्या संभावना है विकास के, तो आप एक सेज का जिक्र कर सकते हैं, ये हो गया आपके लिए। उसके बाद ये तो घटनाक्रम बता ही दिया आपका। अब यहाँ पे एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, बिहार म्यूजियम में कुछ पेंटिंग लगा है, और ये पेंटिंग जो है खास करके ना महिलाओं की सशक्तिकरण को दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आज मैं जो पेपर कटिंग में बता रहा हूँ कि राजधानी पटना के बिहार म्यूजियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को महिला कलाकारों की प्रसिद्ध कलाकृतियों और चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक मंच पे 42 महिला कलाकारों के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इनमें बिहार की 16 लोक कला, देखिए बिहार में 16 जो है ना अच्छे लोक कला हैं, और 26 समकालीन महिला कलाकारों की कलाकृति शामिल किया गया है। हर महिला कुछ खास थीम पर आयोजित इस प्रदर्शनी उद्घाटन कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने किया। तो इसका थीम क्या है, हर महिला कुछ खास। अगर मान यही थीम से अगर कोई निबंध पूछ दे तो पता नहीं क्या हो सकता है, ये भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगा है, अब इसमें क्या विशेष है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली बात ये थीम पीटी में पूछ सकता है कि हाँ भाई किस थीम पर ये आयोजित किया गया है। उसके बाद इसमें जो है ना आपका कुछ जो कला के बारे में जो दिखाया जा रहा है इस प्रदर्शनी में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना मधुबनी पेंटिंग, पेपर मैसी, मंजूषा कला, टिकली पेंटिंग, सुजनी शिल्प, एल्पिक काशीदीकारी, सिक्की कला और समकालीन और भी कई सारे जो चीज़ें को यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ और जो चीज़ें आपको जानना चाहिए कि इसमें जो है एक स्वर्गीय जगदम्बा देवी जो मधुबनी पेंटिंग की बहुत बड़ी कलाकार थी, उनका पेंटिंग ये देखिए यहाँ पे बनाया गया है, उनका खुद पिक्चर भी बनाया और यहाँ उनका पेंटिंग भी है। यहाँ देखिए दिया गया, आपको दिखाई नहीं पर मैं बोल देता हूँ। 1917 में इनको राष्ट्रीय पुरस्कार कला के लिए मिला था, और 1975 में इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला गया, और ये मिथिला पेंटिंग से जो है ये फेमस है। फिर है उसके बाद कुछ और महिलाओं की कलाकृति आप इसमें देख लीजिए। यहाँ देखिए पद्मश्री सुभद्रा देवी जी हैं, इनका ये भी जो है ना ये पेपर मेसी कला के लिए फेमस है, इनका भी पेंटिंग यहाँ पे है। उसके बाद जो है पद्मश्री बउआ देवी जी, इनको 2017 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये जो है ये भी मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। एक पद्मश्री और है महिला
गोदावरी दत्त है, ये भी मिथिला पेंटिंग से जुड़ी हुई है। तो अब ये मैं आखिर क्यों बता रहा हूँ, अब इतनी महिलाओं का नाम यहाँ लेने का मेरा क्या मकसद है? मेरा सिर्फ मकसद ये है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में ये पूछेगा महिला सशक्तिकरण, यहाँ मैं बना के लाया हूँ ऐसे क्वेश्चन, बिहार में महिला सशक्तिकरण चुनौतियाँ और संभावनाएं। तो जब आप महिला एवं एम्पावरमेंट का बिहार के संदर्भ में लिखेंगे, वहाँ जब तक ऐसे महिलाओं का जब नाम जब नहीं देंगे तो आपका आंसर अच्छा नहीं कहलाएगा। इसलिए आपको महिला, बिहार की महिलाएं जो हर एक क्षेत्र जो अच्छा कर रही है, चाहे कला के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या डिफेंस के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में, आपको ऐसे लगभग 4-5 महिलाओं का नाम याद रखना पड़ेगा, जिसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं नाम, या आपको अगर क्या कहते हैं ऐसे में कर सकते हैं, तो फिर अगर मेंस के किसी क्वेश्चन में इजीली कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर। दूसरा, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कला के विकास में बिहार की महिलाओं की भूमिका, जीएस में एक क्वेश्चन पूछ दे मान लीजिए हिस्ट्री में, तो जब हिस्ट्री में अगर पूछ देगा शॉर्ट नोट्स में, तो फिर आपको इन महिलाओं का नाम तो लिखना ही पड़ेगा। इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लें, जो महिला का मैं नाम बताया। और भी इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पर्यटन के विकास, अगर मान लीजिए बिहार में पर्यटन की संभावनाएं, तो पर्यटन की संभावनाएं में देखिए ये जितना भी चीज़ है, जो चाहे मधुबनी पेंटिंग हो या कहते हैं टिकलू कला हो, ये सब महिलाएं करती है और स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने का ये सबसे बेहतर तरीका है कि महिलाओं का जो कलाकारी करती है उसी को प्रमोट किया जाए। इसलिए हमारा बिहार जो है ना अतुलनीय बिहार बन पाएगा, ब्लिसफुल बिहार बन पाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कुछ महिला का नाम पद्मश्री सुभद्रा देवी हैं, ये भी क्या, ये पेपर मेसी कला के लिए फेमस है। पद्मश्री बउआ देवी जो है ये मिथिला पेंटिंग बनाती हैं। पद्मश्री गोदावरी दत्त है, ये मिथिला पेंटिंग से जुड़ी हुई है। अभी फेमस जो है ना एक और, ये दुलारी देवी, ये जो है इनका भी नाम देख लीजिए, ये भी मिथिला पेंटिंग से आपकी जुड़ी। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ देगा कि मिथिला पेंटिंग का जो विषय वस्तु क्या क्या, देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, भगवान बुद्ध, सीताराम विवाह, सबकी मूर्ति बनती, बाकी और भी कुछ, अलका दास एक महिला है, फिर फंजू देव, उतना नहीं, बल्कि 4-5 आप महिला का नाम याद रखेंगे तो आपका चीज़ें हो जाएगा। इसमें एक न्यूज और है कि मानदेय कम और कैसे मारेंगे घोड़ा पराफ और जंगली सुअर। आप सिंपल इसमें ध्यान रखिए, 2 जानवर को ना जो फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं उसको मारने का आदेश सरकार ने दिया, बिहार सरकार ने। तो क्या नाम है, जंगली सुअर और एक है आपका घोड़ा पराफ, ये 2 जानवर है। एक बार क्वेश्चन 68 में पूछा था, कोई एक हिमालयन कुछ करके किनको खाने की मंजूरी बिहार केंद्र सरकार ने दिया है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन से ऐसे जानवर जिसको मारने की अनुमति बिहार सरकार ने दी है, तो 2 का नाम याद रखिएगा, जंगली सुअर और घोड़ा परास को मारने की अनुमति दी गई है। बस इतना ध्यान रखें, बाकी उसमें क्या है उसको छोड़ दें। बाकी संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में 15 दिनों के अंदर दूसरा जबड़ा की भी मौत हो गई। अब इसका खाली नाम याद रख लीजिए, इसमें ये है कि जो है ये जो है इसको मैसूर चिड़ियाघर से लाया गया था, 10 फरवरी को जो है ना एक जबड़ा लाया गया था। इसमें एक नर जबड़ा बिक्की की शुक्रवार को मौत हो गई, बिक्की नाम था। और इसके पहले जो है ना एक और की मौत हो चुकी है, उसका जो है ना एक और जो है, हाँ एक और जबड़ा जो है ना 23 फरवरी को मौत हुआ, जिसका नाम था बबली। क्या नाम था, बबली। इसके पहले एक और जो है ना एक मगध नाम का एक बाघ शावक मगध, यहाँ लिखा नहीं यहाँ पे, एक इसके पहले 1 फरवरी को बाघ शावक मगध की मौत जो है ना ब्लड प्रोटोजोआ नामक बीमारी से हो गया था। इसका नाम याद रखिए किस वजह से मर रहा है, तो एपीटी के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ में आपका नहीं है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हाँ तो हो ही गया है। हाँ, ये आर्यभट्ट गणित प्रतियोगिता में टॉप 100 के बिहार के 56 बच्चे हैं। अब इसमें क्या पूछे क्या गया, देखिए इसमें सिंपल है, सीबीएसई जो है ने आर्यभट्ट गणित चैलेंज प्रतियोगिता का परिणाम शुक्रवार को जारी किया है। आप सिंपल ये रखिए कि आर्यभट्ट गणित प्रतियोगिता किसके द्वारा जो है ना शुरू किया गया था, ये सीबीएसई के द्वारा। इसमें बिहार के ना टॉप 100 में से 56 बच्चे जो है बिहार के इसमें सफलता प्राप्त की हैं। और सबसे अधिक जो है इसमें वही उत्तर प्रदेश के 50 है, झारखंड के फिर 35 है। ऐसे करके सीबीएसई की ओर से हर साल आर्यभट्ट गणित चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। तो बस इसको ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा कराया जाता है। इसका मतलब बिहार के बच्चे जो है गणित में ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है, हाँ ये ना बिहार में H3N2 इन्फ्लुएंजा एक बीमारी आया हुआ है। तो आप इसको खैर देख लीजिएगा, पूछेगा कि पहली बार किस शहर में बीमारी के रोगी पाए गए थे। पटना में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस ने दस्तक दी है। तो आप इतना इसको पीटी के पर्पज से इसको कर सकते हैं। बाकी एक इसमें और अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे सिंपल ये लिखा हुआ है कि
इन्फ्लुएंजा ह्यूमन वायरस है जो कि इंसान से इंसान में फैलता है। कभी स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बाकी इसमें उतना इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट जो हाँ, आईआईटी के पूर्व छात्र डॉक्टर निवेश ने जीता इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड जीता। ये आईआईटी पटना के पूर्व छात्र डॉक्टर निवेश ओझा ने इंस्पायर फैकल्टी 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, ये पटना के ही हैं, आईआईटी पटना के जो है ना ये इंस्पायर फैकल्टी का इन्होंने अवार्ड जीता है। ये क्वेश्चन जो है ना पीटी के लिए पूछा जा सकता है। और ये किसकी पहल है? भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की पहल है। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, 33 जिलों में खुलेंगे खेलो इंडिया सेंटर, बेहतर ट्रेनिंग से निखरेंगे युवा। मतलब कि बिहार के 33 जिलों में देखिए अलग अलग खेलों के लिए ना ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात। हालांकि आपको ये सब जिला याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, खाली आप ये देख लीजिएगा कि सरकार के क्या प्रयास किए जा रहे हैं खेल के क्षेत्र में, क्योंकि बिहार खेल के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अब क्या कहते हैं, बिहार भी खेल का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खेलेगा। खेलो इंडिया के तहत मुजफ्फरपुर समेत सूबे के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। हर जिले के एक स्पोर्ट एक्टिविटी का आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हर एक जिला, यहाँ जो मुजफ्फरपुर में एथलीट है, यहाँ क्या बैडमिंटन है, कहीं कबड्डी है, कहीं फुटबॉल है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो अब ये न्यूज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये न्यूज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि अगर क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि एक बार पूछा था, शायद सीडीपीओ का कोई पेपर था कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें पूछा था कि स्पोर्ट के क्षेत्र में बिहार अन्य राज्यों से काफ़ी पीछे है, इसके पीछे क्या कारण है, इसका आप समाधान बताइए। देखिए स्पोर्ट के क्षेत्र में बिहार के पीछे क्यों है, आप यहाँ पे कुछ डेटा दीजिए। जैसे खेलो इंडिया कार्यक्रम नेशनल लेवल का होता है, वहाँ महिलाओं के बिहार के खिलाड़ी की भागीदारी काफ़ी कम होती है। ओलंपिक में काफ़ी कम, कॉमनवेल्थ में बिहार की भागीदारी काफ़ी कम होती है। हाँ होती है, एक दो जिसके जहाँ होती है, लेकिन बहुत ही कम होती है और राज्यों के अपेक्षा से। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, या क्या कहते हैं झारखंड में ज़्यादा लोग जाते हैं। तो वह उनके कंपेयर में हमारे जो बिहार राज्य के खिलाड़ियों की भागीदारी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय खेल में हो या जो है नेशनल लेवल के किसी भी कबड्डी या बैडमिंटन या कुछ भी खेल हो, उसमें भागीदारी काफ़ी कम है। आप पहले दिखाइए डेटा के साथ, फिर इसमें लिखिए इसके क्या वजह क्या हो। देखिए पहला वजह यहाँ बिहार में वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। मतलब कि आधारभूत जो संरचना किसी भी खेल के लिए फील्ड है या किट है या वो चीज़ नहीं है। परीक्षा ट्रेनिंग की काफ़ी कमी है। उसके बाद हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास जो किसान फैमिली के मैक्सिमम यहाँ लोग हैं, तो वो अपने बच्चे को पढ़ाने पर, सरकारी नौकरी पर अधिक फोकस करते हैं, ना कि तुम जाके क्रिकेट खेलो या और कोई गेम खेलो। ऐसे और भी कई सारी प्रॉब्लम दिखा सकते हैं। बाढ़ है, बाढ़ में अब लोग सब कहाँ खेलेगा। अब इसके समाधान का उपाय वही, सबसे पहली बात इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए, खिलाड़ी को ट्रेनिंग दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, और जो खिलाड़ी अच्छा करे उनको पुरस्कार दीजिए। इस बार जो बिहार सरकार ने खुद अवार्ड दिया है, काफ़ी मतलब कि कैश पैसा भी दिया है पुरस्कार के रूप में। तो ये सब आप यहाँ पे समाधान को उपाय से करके दिखा सकते हैं। और हर एक जिले में जो सेंटर खोल रहा है, कहीं ना कहीं इससे बहुत फायदा होने वाला है बिहार राज्य को खेल के क्षेत्र में। तो सरकार को ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा, कुछ विदेश से ट्रेनर मंगाना पड़ेगा ताकि ट्रेनिंग करा सके। और सबसे बड़ी बात है, अच्छे ना क्रिकेट या और भी खेलों के कम्प्लेक्स बनाए, राजगीर में बन रहा है, इंटरनेशनल स्टेडियम में बन रहा है, ऐसे और भी जगह ना कुछ चीज़ें करनी चाहिए, जिससे हमारा खेल जो है ना क्षेत्र में हम भी अच्छा कर पाएँ। अब देखिए अगर क्वेश्चन ये पूछेगा विकसित बिहार का सपना, विकसित बिहार का सपना अगर ऐसे पूछे तो आपको यहाँ पे जोड़ सकते हैं। विकसित बिहार का मतलब क्या, ओवरऑल हर एक क्षेत्र में हमको विकसित करना है। आप खेल का भी जिक्र कर सकते हैं। देखिए ये जो मैं लेक्चर है, आप इसको कई ढंग से यूज कर सकते हैं। सिर्फ मेरा वीडियो लेक्चर सुनते आपको बहुत कुछ इसमें फायदा होता जाएगा। नेक्स्ट इसमें हाँ, ये जो 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इसमें सिंपल ध्यान रखिएगा, जो है ना ये मैथिली भाषा के लिए अजीत आज़ाद को मिला है। किसके लिए मिला है? अजीत आज़ाद को मैथिली भाषा के लिए मिला है। बाकी और जो भाषा, इसको वीडियो पोस्ट करके आप देख लीजिए किनको क्या मिला है, ठीक है। और हिंदी के लिए एक बद्रीनारायण है, बद्रीनारायण, ठीक। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, पीटी में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है हाँ, बिहार के पीयूष राज ने नेशनल यूथ एथलेटिक में जीता रजत पदक। आप सिंपल ये देखिए कहाँ हो रहा है, ये कर्नाटक के उडुपी में हो रहा है। 18वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स हो रहा है। ये पीयूष कुमार ने क्या जीता है? रजत पदक जीता। और ये एक ना डेकथलॉन है। ये क्या होता है, देखिए क्या है डेकथलॉन? ये है कि इसमें ना एथलेटिक का एक ऐसा विधा है जहाँ 10 तरह की स्पर्धाएं होती है। 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, 1500 मीटर की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, बाधा दौड़, चक्का फेंक, ये सब होता है। जिसमें पीयूष कुमार को क्या मिला है? रजत पदक मिला है। बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर जो है तो ये हो गया इसमें। अब यहाँ पे जो है, अब कल का जो मेंस का जो क्वेश्चन था वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। कल मैं एक क्वेश्चन दिया था, एक ने 2 क्वेश्चन दिया था कि फेक न्यूज़ को परिभाषित करते हुए इसके प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका आता है, इसकी रोकथाम के उपाय पर चर्चा करें।
एक और क्वेश्चन दिया था शराबबंदी पर, तो उसका मॉडल आंसर तैयार नहीं होगा, उसको मैं कल बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले आपको फेक न्यूज़ बताइए कि फेक न्यूज़ क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, वे सूचना या समाचार जिनमें झूठी खबरें फैलाना, किसी संस्था या व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाना, लोगों को भड़काना, किसी को प्रचार करना, कुल फेक, इसको फेक न्यूज़ कहते हैं, ठीक है। और ये मेनली सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाती है, जो व्हाट्सएप हो सकता है या फेसबुक हो सकता है या ट्विटर हो सकता है। इस सब से जो ना फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है भाई, वही आर्थिक, सॉरी, राजनीतिक में क्या होगा, राजनीतिक पार्टियां अपने हित के लिए ऐसा कर सकती है, किसी दूसरे विपक्षी दल को बदनाम करने के लिए कर सकती है, समाज को बांटने के लिए कर सकती है, हिंदू मुस्लिम दंगे के लिए कर सकती है। वही धार्मिक उन्माद लिखिए, कई जो टीवी चैनल पर जो किसी दो धर्मों के जानकारों के बीच जो डिबेट होता है, उसका कुछ काट के कहीं और फैला दो, ऐसा जो हो रहा है। फिर हिंसा के प्रसार के लिए ऐसा किया जा सकता है, सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए। आर्थिक खबरें, जैसे कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के खिलाफ कुछ गलत प्रोडक्ट का प्रचार कर दिया कि नहीं इसका गलत प्रोडक्ट है, तो वहाँ भी एक चीज़ हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में मतलब समाज में आक्रोश फैलाना, महिलाओं पे कुछ टिप्पणी करना, और भी कई चीज़ हो सकता है जिससे ना इसका उद्देश्य मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसके कई उद्देश्य हो सकता है। आप इसको वीडियो पढ़कर देख लीजिए। बाकी आप फेक न्यूज़ का क्या मतलब कि प्रसार में क्या भूमिका, सोशल मीडिया का क्या भूमिका है फेक न्यूज़ में। अब देखिए, इसका सबसे पहले माध्यम क्या है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, और भी कई सारे। ये जो वर्तमान जो जिस तरह से डिजिटल क्रांति का दौर हो रहा है, उसमें जो है ना इंडिया में लगभग 75 करोड़ के आसपास लोग कहीं ना कहीं मोबाइल या इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और ये हमेशा कहीं ना कहीं सक्रिय रहते हैं। फेसबुक पर झूठी खबरें फैलाना, गलत फोटो फेंकना अभी आम बात हो गया है, ठीक ना। उसके बाद जो है इसमें और भी एक MIT का एक स्टडी के मुताबिक जो है ना, झूठी खबरें लगभग 70% तेज़ से फैलती है। बताइए, झूठी खबरें और तेज़ गति से फैलती, जैसे अभी जिस तरह तमिलनाडु में जो घटना हुआ, कितनी तेज़ गति से सब न्यूज़, गलत न्यूज़ फैला, मतलब लाखों लाख लोग देख लिए। तो यही है, आप यहाँ पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो जिस चीज़ को लेके हो रहा, अगर आप उस अपने आंसर में रियल बात लिखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोविड के समय में जो वैक्सीन को लेके न्यूज़, फेक न्यूज़ बोला कि लोग मर जा रहे हैं, ठीक ना, तो ये वैक्सीन बहुत जल्दी फैला। फिर उसके बाद जो है ना, दिल्ली में दंगा हुआ, उसका भी फेक न्यूज़ काफ़ी भयंकर फैला। अभी बिहार में, बिहार में जो मजदूरों के साथ, सॉरी, तमिलनाडु जो मजदूरों के साथ हुआ, वहाँ भी काफ़ी फेक न्यूज़ फैला। बिहार पुलिस तो यही कह रही कि फेक न्यूज़ था। आप यहाँ जिक्र कीजिए, लोगों में हड़कंप बन गया, अभी भी लोग वहाँ डर के मारे कई लोग रह रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे देश विरोधी कृत या ऐसे और भी कई सारे भाषण होते रहता है, ये जल्दी से फैलता है। अभी हाल फिलहाल देखिए, नुपुर शर्मा का भी मामला आया था, ठीक ना, उसको भी लोगों ने तोड़ मोड़ के पेश किया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि क्या हुई, खराब हुई। तो ये सब तथ्य ये बताता है कि फेक न्यूज़ जो है ना, काफ़ी बड़ा, बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और सोशल मीडिया इसका एक सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इस चीज़ को फैलाने के लिए। आप इसे जीत करते हैं। अब इसको रोकथाम को उपाय क्या करना चाहिए। अब देखिए, आप AI का यूज कीजिए ताकि गलत खबरें ये उसको आइडेंटिफाई कर पाए। प्रशासनिक सतर्क रहना पड़ेगा प्रशासन को इस लेवल पे। IT एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा हमको, और जो पार्टी है उसको एक मतलब कि एक प्रयास करना पड़ेगा कि भाई एक दूसरे के खिलाफ कोई गलत या भ्रामक न्यूज़ ना फैलाइए। मीडिया का जो जनता, जो हम लोग जागरूक यूजर है, उसको रखना पड़ेगा जागरूक, कौन न्यूज़ सही है, कौन न्यूज़ गलत है, ये हमको पहचानना पड़ेगा। तो ऐसे करके चीज़ें हम करके इस फेक न्यूज़ से बच सकते हैं, नहीं तो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा हो सकता है और देश को तोड़ने का भी काम हो सकता है, ठीक ना। तो वही निष्कर्ष आप ये लिखिएगा कि फेक न्यूज़ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदेश में काफ़ी घातक हो रहा है, जिसे सरकार और आम नागरिकों के समित प्रयास को जागरूकता से नियंत्रित किया जा सकता है। फेक न्यूज़ को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक समझौता संपन्न हुआ है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए आवश्यक कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। अतः सहयोग से ही कुछ ऐसा काम किया जा सकता है ताकि लोकतंत्र में मजबूती से चलता रहे। आप इतना जिक्र कर देंगे, आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ये हो गया। बाकी कल जो एक मॉडल आंसर और मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक ना, आप इसको करें। उसके बाद जो जिनको भी 68, 69 के लिए अगर जहाँ मेंस एफएटी प्रोग्राम करना, आज 12 मार्च है तो आज से स्टार्ट हो चुका है। 68 के लिए पर डे 5 क्वेश्चन और 69 और 70 के लिए पर डे 2 क्वेश्चन, और इसी में ऐसे आपका इंक्लूड है। तो नीचे आपको नंबर दिया गया, अगर जिनको भी ज्वाइन करना आप उसको कॉल करके कर सकते हैं। बाकी कल के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।